हेलो, वेलकम। ज्ञान वाणी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिर आगे क्लास देखते हैं। तो ये राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था, उसमें सभी भाग लिए थे, सभी प्रोग्राम में, और नाटक का अभिनय हुआ था। तो फिर उसमें मेहता वो बने थे पठान, और डाकू के रूप में आए थे लूटने। तो बाद में फिर पोल खुल जाता है कि मेहता जी हैं, और फिर ये है ना, जवाब मर्द की परीक्षा ले रहा था, जो गुस्ताखी हुई हो क्षमा कीजिए, यहाँ तक हो चुका है। तो इसमें 7 भाग है, अपना तो 8-9 भाग होने जा रहा है। तो यह देखें कि फिर अभिनय समाप्त हुआ, गोदान से है, देख लीजिए। ये गोदान से मैं पढ़ा रही हूँ पूरे उपन्यास से, और कुछ भी छूट नहीं जाए इसलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटे, कुछ स्किप नहीं हो। तो आप ना तथ्य को दोबारा बार बार देख के निकाल भी सकते हैं। ऐसा मैं पूरी बुक से ही पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रदर्शन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों की को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। बड़ा मज़ा आया। उन्हें बहुत बड़ा मज़ा आया। पंखा की आवाज़ आ रही है, पंखा की आवाज़ है। तो फिर केवल यहाँ पर है, बीच बीच में तालियां बजाते रहे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं ने प्रोत्साहन भी देते रह जाते थे। और राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ था। नायक का बात तो ये याद रखना कि ये राय साहब ने मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। तो प्रश्न बनेंगे कि वो प्रहसन में ये राय साहब ने क्या बने थे। तो देहाती खाकेबाज। पेंसिल कहाँ गया? तो कहने को तो प्रसन्न था, मगर करुणा भरा था। और नायक बात बात में कानून धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर भी वकीलों की नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांकी। जहाँ से पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, और मगर इजलास का तलबी के समय खूब मानावन कराना और नाना प्रकार की गरमाइशों के पहले करके उल्लू बनाना। और इससे दृश्य देखकर लोग हंस कर लौट जाते थे। और सबसे सुंदर दृश्य वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों पर बार बार भूले करना और वकील का बिगाड़ना, फिर नायक का देहाती बोली और गवाहों को का समझना, अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना। ऐसी सजीव और सत्य मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त हो जाने गले लगा लिया और सभी नाटकों का एक एक मेडल देने की घोषणा की। सभी नटों को कितने ये मेडल दिए गए? एक एक। तो ये रखना, एक एक मेडलों की घोषणा की। और फिर राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे और मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, बड़ी उनकी दृष्टि इतनी पैनी है कि इसका मुझे अनुमान न था। तो कौन? मेहता। उनके अभिनय देखकर मेहता को अच्छा लगा और वो जाके उनसे गले लगे कि आपकी तीखी पैनी ऐसी नजरें हैं। तो फिर देखते आगे। फिर दूसरे ही दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था और वहीं नदी के किनारे, नदी के तट पर बाघ और
तट में भोजन में बने खून और जल कीड़ा को जाए और शाम को लोग घर आवे तो देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन महाजनों को विशेष काम था वो तो विदा हो गए, केवल वे ही लोग बच रहे थे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी और मिसेज खन्ना के सिर पर दर्द था ना जा सकी। और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला जी निकालकर उनकी खबर लेने के विचारों में मग्न थे। और सबके सब छटे हुए गुंडे थे, हराम के पैसे उड़ाते थे और पूछो मत मूछों पर ताव देते थे। दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें क्या खबर है, इनके पड़ोस में कौन रह रहा है, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है, इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अच्छे लोग विलास के काम आते हैं, से काम हो। यह मेहता जो फिलॉसफर बना रहता फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो तो क्या अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ, जिसको यह फिक्र दवाई डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो गया और बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, तो आपकी बार घर का किराया किसके घर आएगा, और अपने जीवन के संपूर्ण बनाए छूटे सांड बने दूसरे के खेत में मुंह मारते फिरते हो। समझते हो संसार में सब सुखी है, तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा कि बच्चा खेत में चलकर हल जोतो। ये बच्चा मतलब बच्चा होगा, ये बच्चा होगा। तब देखो तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह जो मालती जो 72 घंटे का पानी पीकर 72 घाटों का पानी पीकर, अब किसकी शब्द है, पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी तो इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है। शादी नहीं करेगी इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज का गोली मारो और जीवन के कर्तव्य पास पर न पटकते हो दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। माँ बाप से नहीं पड़ती तो धत्ता बताओ और शादी मत करो। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द आ रहे हैं, ये किसका कथन है तो फिर से देखना पड़ेगा। शादी मत करो, बंधन बच्चे होंगे और यह महापास है, मगर टैक्स क्यों देते हो, कानून भी तो बंधन है, इसे क्यों नहीं तोड़ते और उसे क्यों कन्नी काटते हो। जानते हो ना कि कानून की जरा सा भी अवज्ञा और बेड़ियां पड़ जाएगी तो इस बंधन छोड़ो। इसमें अपने भोग लिप्सा में बंधा नहीं पड़ती। रस्सी की सांप बनाकर पीटो और 30 मार खां बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, यह फुंकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेगी तो उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। यह तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। तो इस किसका कथन है, ये सब मिसेज खन्ना के सिर दर्द था और राय साहब की घनिष्ठता थी। फिर ये फिलॉसफर बना रहता है, महीने भर 1000 बनाओ परिपूर्ण है, वैध आए समझते हैं तुम्हारी आंखें खुलेगी क्रांति। 72 घाट है। फिर देखिए 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था, बंदूक की आवाज़ से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी, वह कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तनखा को अभी तक एक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहाँ वह अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए और वहाँ का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने में आसामियों से एक शब्द भी तो हो जाता और रौब भी रहता। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते और मिर्ज़ा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक़ था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ
तो 8 बजे शिकार पार्टी हुई। शिकार पार्टी कितने बजे हुई? 8 बजे, ये याद रखना है। और ये तो फिर राय साहब साहस दिखाने पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्होंने से रसिकों का जमघट चाहिए और केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के लिए सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी भोजन की सामग्री रईसों का कहा कर खिदमतगार सब साथ चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखे मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों ना करेंगे, लेकिन हम आज लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं। तो फिर मिस मालती पकाएंगे और हम लोग खाएंगे। देहातों में हांडियाँ और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं है। हांडियाँ और देहातों में ये सब मिल जाते हैं और जंगल में खाना बनाने की बात हो रही है तो ईंधन की कोई कमी नहीं है। शिकार हम करेंगे। मालती ने गिला किया कि क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताते जाइए। मिर्ज़ा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। और हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए खाइए और वहीं तरखत के साये में खर्राटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी। 2 मोटर चली थी तो एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। और कोई 20-25 मील पर पहाड़ी का प्रांत शुरू हो गया और दोनों तरफ पर्वतमाला और दौड़ी चली गई और सड़क भी पेचदार होती जा रही थी। कुछ दूर पे चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर वेग से नीचे की ओर चल दी। दूर के बट वृक्ष नदी से पाट नजर आया और किसी रोग की भांति दुर्बल निस्पंद कगार पर एक घने बट वृक्ष के छांव में कारें रोक दी और कई लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाएं। और मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए और जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा ना था और उनसे बहुत सी मुआमले की बातें करनी थी। खुर्शीद और तनखा बच रहे। उनकी टोली बनी बनाई थी और तीनों टोलियां एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो आज चले ही जाते हो, जरा दम ले जाने दो। तो मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम सब 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई है। थक नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ न आए हमें आराम करने का अधिकार है। तो मैं शिकार खेलने न आई। तो मेहता ने अचानक बनकर कहा कि अच्छा, यह ना जानता कि फिर क्या करने आई थी। तब से अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चढ़ता हुआ नजर आया और दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गया और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया, झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब तो कुछ नहीं, चलो फिर एक बार शिकार खेलेंगे। मेहता ने कहा। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, यह मैं ना जानता था। फिर क्या करने आई थी? तो अब तुमसे क्या बताऊं। तो ये है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुककर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। तो बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूँ।
तो अब तक कोई शिकार ना मिल जाए तो मैं बैठ नहीं सकता, तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार। मैं ना जानती थी कि तुम इतने शरीफ हो। और अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते। मेहता ने कोई जवाब ना दिया, मानो सुना ही नहीं हो। दोनों कुछ देर दूर चलते रहे और एक तो जेठ की धूप, अब देखिए जेठ महीने की बात आई है, ये गोदान में जेठ और आषाढ़ की बात आई है। दूसरे पथरीली रास्ता। मालती थक कर बैठ गई और वो जो पठान बना था ना, पठान के में वो और अभिनय करने में उसके हाथ पाई हुआ था जोड़ी, तो वो उसी की बात कर रही है। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आऊँगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। तो मालती ने झेपते हुए कहा, तुम कोरे फिलोसफर हो मेहता। और सामने वृक्ष एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई और मोर उड़ गया। ये वाला हो गया है। मेहता फिर आगे देखते हैं। तो मत जाओ, नहीं तो नहीं, मैं पानी नहीं की मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। तो जानती थी कि ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंब और शक्ति की जरूरत होती है वह कहाँ मिल सकती है। पानी कम होने लगा था और मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं, चुपचाप बैठी रहो, यहीं कहीं आगे की गड्ढा मिल जाए। और तुम मुझ समझते हो कि इतनी स्वार्थी, मुझे इसकी मजदूरी देना। और मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यह कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा और जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया और फिर शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने उस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा कि दिन भर याद रहेगा। मेहता ने पूछा कि तुम बहुत डर रही थी। और पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उसने मुख पर परिश्रम और लाली के साथ तेज था। और मुझे वह सुनकर कितना आनंद आ रहा है। तुम समझ सकोगे मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो और कभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा 1-2 दिन। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तो तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूँ मुझे तुमसे प्रेम करता हूँ तो मुझे विवाह करोगी? तो ऐसे काट कठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे? और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हूँ कि इसका आशय तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता और मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं उसके अंतस्थ तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी और इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे?
तो बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर भी हो। मेरे लिए रंग रूप और हाव भाव नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही जितना होना चाहिए। मैं वह भोजन करता हूँ चाहता हूँ जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों को मुझे ज़रूरत नहीं। मालती ने ओठ सिकोड़ कर ऊपर से सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश ना आ पाएगा। एक ही घाघ हो। अच्छे बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सचमुच सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती, चतुर हो और प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमान हो, त्याग कर सकते हो। तो देखो कि मेहता को क्या क्या बोला। नटखट हो, मुस्कुरा कर, और बुद्धिमती, चतुर और प्रभाववान हो, दयालु हो, चंचल हो। ये ध्यान रखना। लेकर प्रेम नहीं कर सकती। मालती पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे हो। मुझे तुम्हारा यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे। अब मालती को ना विश्राम की इच्छा थी ना लौटने की। अच्छा, आज के सभासन में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था कि जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उनके कितने ही विद्वानों नेताओं को ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन का आधार नहीं रख सकती। एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया। और ऐसी बालू की दीवार में जमीन का आधार नहीं रख सकती। आज उसे वह कठोर, ठोस और पत्थर की भूमि मिल गई और फावड़ों से चिंगारियां निकल रही थी और उनकी कठोरता से उत्तेजक मोह लेती है। धां की आवाज़ हुई और एक लाल सर नाले का उभार था, उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूर उड़ी और फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अभी जाकर लाता हूँ। जाती कहाँ है? यह कहने के साथ ही रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रखकर गराब से पानी में कूद पड़े और बहाव और अच्छी ओर तैरने लगा। मगर आधा मील तक दूर ओर लगाने पर भी चिड़िया ना पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा इन्होंने देखा कि एक युवती किनारे एक झोपड़ी से निकली और चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों के तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी और एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी। तुम्हारी चिड़िया यह है। तो मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए और तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए गए और 2 मिनट में युवती के पास आ खड़े हुए। युवती का रंग था काला और वह गहरा कपड़े बहुत ही मैले और फुहर। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2 मोटी चूड़ियाँ थी और सिर के बाल उलझे हुए थे। तब यहाँ से देखिए प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कभी बना नहीं है और अलग है, मतलब प्रश्न जैसे है। तो जो युवती मिली थी वो कैसी थी? तो काले रंग की काली थी और गहरे कपड़े थे और फुहर और आभूषण के नाम पर केवल 2 चूड़ियाँ थी, 2 मोटी चूड़ियाँ थी। सिर के बाल उलझे हुए अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसे सुंदर सुघर कहा जाए, लेकिन स्वच्छ निर्मल जलवायु उनके कालेपन में लावण्य भर रहा था और प्रकृति की गोद में पलकर उसे अलग और सुडौल, सुगठित और स्वच्छ तक हो गए थे। और यौवन का चित्र खींचने के लिए उसे सुंदर कोई रूप ना मिला और उसका सबल स्वास्थ्य मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई हो, नहीं तो ना जाने कितना दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी शिकार खेलने आए होंगे। हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और आए तो शिकार खेलने दोपहर हो गया और बड़ी ने चिड़िया
तब फिर आए ये मिली और तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठोर दिखा दूँ। रात को यहाँ रोज़ पानी में पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचा कर सिर झुकाए बोली, उसकी ख्याल हमें देनी पड़ेगी उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है और वहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे, कपड़े भी तो गीले हो जाएंगे। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी और देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं। तो उसकी लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन भर धूप पानी में खेलते रहते हैं, खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है, बिल्कुल गवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी तुम तो हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहर यहाँ कांटे तुम खिलाओगी क्या? लेकिन दोपहरी यहाँ कांटे तुम ही खिलाओगी क्या? तो युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने का लायक हमारे घर में क्या है? मक्की की रोटियां खोई हुई। तो युवती लजाते हुए, तो रोटियां खाओगी, चिड़िया का सालन, मक्की की रोटियां खाओगी तो धरी है, चिड़िए की सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना कैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुआ ने घेरा था, उसे सींगों से मारकर भगाकर भाग आई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। तो ये देखिए, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है। मैं तो दौड़कर उनको बुलाकर लाती हूँ और तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तो थक गए होगे, शहर के रहिया जंगल में काहे आते होगे। अब तो हम तो जंगली आदमी हैं। किनारे तो खड़ी होगी जब तक मेहता कुछ बोले, और वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठ गए। तो मेहता कहाँ बैठे थे शिकार खेलने में? तो पीपल के छाँव में। और इस स्वच्छंद जीवन में उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व भांति अगम्य और अनंत फैली हुई है, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो, और मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकार को, उस अगम्यता को, उसके प्रत्यक्ष विराट रूप देख रहे हों। दूर के एक बहुत से ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उसे अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ खड़ा था। पानी मानो वहां तक कि मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे। युवती मिस मालती को साथ लाए आ पहुंचे और एक वन पुष्प भांति धूप में खिली हुई थी, दूसरी गमले में के फूल की तरह की भांति धूप और मुरझाई निर्जीव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि यह भूख के मारे प्राण निकल जा रहे थे। युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा ली और बोली, तुम जब तक यहाँ बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूँ और फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओगे तो मैं छन में बाटियाँ सेक दूंगी। नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कहीं कोई दुकान भी नहीं ला दूंगी। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहाँ क्यों आकर खड़े पड़े हो? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा कि एक दिन जरा सा इस जीवन का आनंद भी उठाओ, कि देखो मक्के की रोटियां में कितना स्वाद है। मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, तो मुझे मक्के की रोटियां खाई ही नहीं जाएगी, किसी तरह निगल लूँगा। तो ये देखिए यहाँ है,
तो किसी तरह निकल जाऊंगा और हजम होने तक के साथ ही आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ा कर मार डाला। अब मैं यहाँ लाकर पटक दिया। अब दौड़ा के मार डाला और यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जंघिया पहने बैठे हुए थे। और देखो किस तरह का जंघिया पहना था, नीला। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ के से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें के कैसी यूनानी प्रतिमा के सुसंगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ मटके भारी थी। मेहता कसरत अभ्यास करने रहने लगे और भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे ना खींचेंगे, तुम खाट में बैठ जाओ। मेहता अपने पुरुषत्व का यह अपमान ना सह सके। रस्सी के हाथ से फिर ले ली और जोर से मारकर छन में दूसरा मटका भी खींच लिया। दोनों हाथों में मटके लिए आकर झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई और लालसर के पंख झुलसे डाले और दूसरे से उसकी बाटियां बनाई और दूसरे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी और मालती भौएं चढ़ाए हुए खाट पर खिन्न पड़ी इस तरह दृश्य देख रही थी कि मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के गृह कौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जाकर बाई के पास बैठो और बेचारी तुम भूखी है, तुम दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला लेना। तो उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंथने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे और युवती भी रहकर उन्हें कनखियां से देखकर अपना काम करने लगी थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर में जोर का दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा जा पड़ता है और जैसे। तो मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है क्या? मैं क्या जानती हूँ, तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ले आए हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं। क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी तो दवा लेकर चलती। मेरा एक दवाओं का बॉक्स है, वह सेमड़ी में ही है। सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर दी और युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखरे और आंखें धुएं से लाल सजल और सारी देह पसीने से तर थी, जिसे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था। आकर खड़ी हो गई और मालती की आंखें बंद हो पड़ी देखकर बोली, बाई क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में दर्द है, बड़ा दर्द है। तो पूरे सिर में है कि आधे में? तो आधे में बतलाती है। तो दाईं ओर कि बाईं ओर? तो बाईं ओर। तो फिर अभी दौड़ के एक दवा लाती हूँ, घिस कर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं। बेग से वो एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई और कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा कि इस जंगली छोकरी में सेवा कितना है, भाव कितना है, व्यवहारिक है, ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी जा रही है। मालती ने देखिए, तो यहाँ से कुछ प्रश्न बने तो ध्यान दे देना। ये सब ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर, तो बाईं ओर से दर्द हो रहा था।
और ये पहाड़ियों में छिप गई थी। मालती ने आंखें खोलकर देखा और देखकर कहा कि कहाँ ये गई, और कलूटी कहाँ गई? कलूटी गजब की काली है, जैसे आवनूस का कुंदा हो, इसे भेज दो। अवनूस की कुंदा, तो ये भी नया शब्द है। गजब की काली है जैसे अबनूस की कुंदा, मालती कहती है। अबनूस की कुंदा, ये देखिए, इसे भेज दो, राय साहब से कहकर आए और कार यहाँ भेज दें। इस तपिश में मेरा दम निकला जाएगा। कोई दवा लेने गई, कहती है इससे आधा सिर का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फ़ायदा करती हैं, मुझे नहीं ना करेगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो, कितने छिछोरे हो, कई जैसी रूह वैसी फिर फरिश्ते। तो फिर वो उसको जलन हो रहा है, उसको उसकी ओर देख रहा है मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच ना होता। तो कुछ बातें तो उसमें ऐसी है कि अगर तुम में होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। तो मेहता कहते हैं उसकी खूबियाँ उसे मुबारक, देवी मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। मालती को जलन हो रही है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं, यद्यपि कार यहाँ आ सकेगी तो मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं, शायद रात को भी यहीं रहने का विचार होगा। तो ये देखा, रात को शिकार तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चढ़कर कहा कि इस युवती के प्रति मेरे मन में प्रेम और श्रद्धा है, यह ऐसी, अगर इसकी ओर वासना से देखूं तो मेरी आँख फूट जाए। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है ना, ये PYQ है, ये आया हुआ है। अब नए पैटर्न में जो नहीं आया हुआ है, इससे मिलते जुलते सब आएंगे और ये रिपीट भी हो सकता है। तो ये PYQ है। तो आपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर ना जाता दे, और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, और यह जानती हैं वह किसी गरीब की औरत के लिए इस तत्परता से दौड़ पाएगी, और विश्व बंधुत्व की, विश्व प्रेम और केवल लेख लिख सकता है, केवल भाषण दे सकता है। वह उस प्रेम की त्याग का व्यापार करती है। कहने से करना कठिन है, इससे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस यह देवी है, मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है और नितंबों में भारीपन है, और देवी होने के लिए और क्या होना चाहिए? मालती ऐसी पर शब्द बोलती है, उसको जलेसी हो रहा है। मेहता तिलमिला उठे और कपड़े पहने और जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हो गए। मालती ने फुंकार मारी, और तुम नहीं जा सकते मुझे अकेले छोड़कर। और कौन जाएगा? वह तुम्हारी देवी है। तो मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। और नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ था कि वह दौड़ती हाँकती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए और समीप आकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली कि मैं वह जड़ी खोज लाई और अभी घिस कर लगाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गए होगा, मैं रोटियां सेक देती हूँ, दो एक खा कर लेना, और बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए चले जाना। उसे निसंकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी, और मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता कि इस गवारिन के चरणों में को चूम लूं। उसका व्यवहार इतना अच्छा था, काली कलूठी थी लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था, वो उसके लिए हर कुछ करने को तैयार थी। पहाड़ी पे चढ़ गई। अब किसी इंसान में सेवा भाव अधिक रहता है। अब ये थोड़ी नहीं होता है कि प्रेम संबंध और ये कुछ ऐसा है, तो वो नहीं था। उसमें ऐसा था कि जो अतिथि आए हैं उनके लिए हम करें, ये बहुत लोगों में ऐसी भावना रहती है। तो मालती ने कहा, अपनी दवाई रहने दो, नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कारी खड़ी है, और वहाँ और लोग हैं, उससे कहना कार वहाँ लाए। और दौड़ी जा रही थी। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा, और इतनी मेहनत से बूटी लाई, और उसका यह अनादर, यह
गवारिन की दवा इन्हें नहीं जची, ना तो नहीं सही, उनका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा। बाई जी कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं और बाबूजी खाना खा लें, तुम दूध पी लो और दोनों जाने को आराम करो। तो देखिए उसको रोटी खाने को बोल रहे हैं, उसकी तबीयत खराब है इसलिए बोले दूध पी लो। तो इस तरह से अब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगा। तो वह झोपड़ी में गई और बुझी हुई आग फिर जलाई और देखा तो मांस उबल गया था और कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी और दूध गर्म की और ठंडा हुआ और फिर मालती ने कटोरे में भद्देपन पर मुंह बनाया और लेकिन दूध त्याग ना सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटी खाने लगे और युवती खड़ी पंखा झल रही थी और मालती ने युवती से कहा कि उन्हें खाने दो, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तुम जाकर खड़ी गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। यह क्या चाहती है, इनका आशय क्या है? इसे मालती के चेहरे में रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी, उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक दी। और गवारिन मनोभावों के पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो और अपने घर की बड़ी हो और मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने जाऊंगी। और मालती ने डांटा, अच्छा तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी है? कमर बांधी? अब बता तू किसके इलाके में रहती है? तो यह राय साहब का इलाका है, तो मुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। तो मुझे पिटवाने में सुख मिले तो तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी, कोई रानी महारानी थोड़ी हूँ लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने 2-4 कौर निकले थे और मालती की यह बातें सुनी कौर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोला, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई और उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो। मालती ने फटकार बताई, ऐसी लौंडिया मर्दों के पसंद आती है। ऐसी लौंडिया मर्दों को पसंद आती है जिनमें और कोई गुण ना हो उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करे। आप अपना भाग्य और ये मेहता तो फिर दौड़ भाग कर करती है, भाग्य कर, ये सब पर है। शक्तियाँ विभूतियाँ हैं। मैं समझती हूँ यह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुम भी बर्बर हो। देखिए मालती का क्या क्या बोलती है। दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से अपनी भाग्य सराहे कि इस पुरुष ने मुझे यह काम करने को तो कहा, यहाँ देवियाँ हैं और शक्तियाँ हैं। मालती ने फटकार बताई, और इसी लौंडिया मर्दों के पसंद आती है जो दौड़ भाग के काम करती है। तो मैं समझती थी कि वह पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कार से तुम वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी मिला था। उस रमणी में जो कुछ मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी कि ईर्ष्या की ऐसी प्रखर ज्वाला बोले, तुम कुछ भी हो कहो, मैं उसे ना जाने दूंगा। तो उसकी सेवाओं में कृपाओं का यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों से मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था। और मालती धीरे धीरे उठी और चलने को तैयार हो गई और जलकर कहा, अच्छा मैं जाती हूँ, तो उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन,
तुम्हारा यह नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सजल नेत्र होकर उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय साहब का खन्ना की थी और राय साहब ने अपनी उसी रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, और मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाला था, और जो शायद ही आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों के शिकार से इतनी फुर्सत कहाँ था कि जानवरों का शिकार करते। खन्ना ढिंगन लिकहरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग का, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह चेचक के दाग। बातचीत तो ये देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे, है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, 45 मिनट हो गया है, और फिर आप लोग ज़्यादा देख भी नहीं पाओगे क्लास, तो और फिर दूसरे क्लास में देखेंगे। देखिए सब जगह से प्रश्न बने हैं, कहीं भी छोड़ नहीं सकते, और रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है। क्या मैं सही बोलती हूँ गलत, तो आप कमेंट लिखिए, कमेंट में लिखिए कि सही मैं कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। और सभी आया और रटाया रहता है कि वो आक्षेप लगाती है और मेरी आंख फूट जाए, वो वाली वक्तव्य रटाया रहता है PYQ से, तो फिर और कुछ पूछा जाता है तो अपन बताते नहीं हैं, क्वेश्चन में गलत हो जाता है एग्ज़ाम में। तो इस तरह से तो थोड़ा सा मेरे को तो कंटिन्यू पढ़ाना पड़ता है ज़्यादा देर। आप लोग तो 2x के मोड पे कभी सुन सकते हैं, ऑडियो वीडियो सभी देख सकते सुन सकते हैं, तो ईजिली होगा कहीं कुछ काम करते हुए भी। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।